क्या पढ़ाया था? स्तूप पढ़ा लिए। और इस स्तूप के आगे क्या पढ़ाया था? ओके। 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 चलो जी, महत्वपूर्ण तथ्य में और चलने दो। कौटिल्य है ना, कौटिल्य, उसने अपने अर्थशास्त्र में 4 मार्गों का उल्लेख किया है। तो ये 4 मार्ग कौन से हैं? यही सोचने वाली बात है। एक मार्ग यहां से शुरू होता था। इस जगह का नाम पेशावर। इसके बाद ये यहां लाहौर होते हुए और ताम्रलिप्ति तक। ये आजकल का कलकत्ता पहले ताम्रलिप्ति कहलाता था। इसी पर यहां पाटलिपुत्र है। इसी पर यहां मथुरा, इसी पर यहां कौशाम्बी, और ये पेशावर से शुरू होता था। इसी पर यहां तक्षशिला, और इसका नाम था उत्तरापथ। क्या नाम था? उत्तरापथ। तो पहला महत्वपूर्ण मार्ग था उत्तरापथ। ये उत्तरापथ, जो कि दोस्तों पेशावर, मतलब जो खैबर दर्रा है ना, खैबर, उसके पास से पेशावर से ताम्रलिप्ति तक। दूसरा मार्ग दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, ये दक्षिणापथ यहां श्रावस्ती से इसको क्रॉस करते हुए और प्रतिष्ठान तक जाता था। श्रावस्ती। तो दूसरा मार्ग था प्रतिष्ठान, सॉरी, श्रावस्ती। श्रावस्ती से दक्षिण में प्रतिष्ठान। तीसरा जो मार्ग था दोस्तों, ये मथुरा से शुरू होता था
और बड़ोच तक जाता था। और चौथा मार्ग जो था चंपा से शुरू होता था, चंपा से सिंधु तक जाता था। इस प्रकार से 4 मार्ग हैं जिनमें कौटिल्य ने सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणा पथ को बताया। इंपॉर्टेंट बात है, क्यों बताया मैं कल बता चुका आपको, क्योंकि सोना आता था इससे। कौटिल्य ने दक्षिण भारत के, लिखते जाओ रे, राजमार्गों को महत्वपूर्ण बताया। लिख दिया होगा? नहीं?
लिख दिया सबने? नहीं, क्यों नहीं लिखा? लिखो। लिख रहे हैं अभी बावड़ी? अब मैं लास्ट महत्वपूर्ण बात बता करके अभी आपका मौर्य काल जो है उसे रिवाइज करवाऊंगा अभी, खड़ा कर करके पूछ के। हाँ, आप लोगों से पूरा मौर्य काल, अभी मैं लास्ट बिंदु अभिलेखों की भाषा की डालूंगा, और फिर मेरे इस रंगमंच को छोड़कर इन गलियों में घूमते हुए, हाथ लगा के खड़े करते हुए, आपके ज्ञान चक्षुओं की परीक्षा लेते हुए मौर्य काल को रिवाइज करवाऊंगा, और किसी को नहीं बख्शू। क्या सोचते हो? सबसे पूछूंगा एक एक से, घनघोर बेइज्जती के बीच। कल नहीं, आज। कल किसने देखा? मैं तो आज पूछूंगा, और अगला टॉपिक तभी एडिंग डालूंगा जब मैं पूछ लूं। ना चोरों को चोरी का मौका मिलेगा, ना धूर्त मक्कारों को बचने का मौका मिलेगा। हाँ, यस। भाई मेरी इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हो, मेरे लिए क्या कहोगे, तुम्हारे जिम है वो कहो। कोई नाराज होगा, 100 बार हो जाओ, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? इसलिए मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, याद भी कराऊंगा, पूछूंगा भी। इसलिए मुझे कतई परवाह नहीं है कि तुम सोचते क्या हो। वो बापड़े कई मास्टर होते होंगे जो तुम्हारे हो हाथ से परेशान हो जाते होंगे। मैंने जाने कितने सीधे कर दिए, और तुम्हें भी सीधा करके परीक्षा की ओर लेके जाऊंगा मैं, फालतू के कामों की ओर नहीं। तुम लोग सोचते हो कि गुरुजी टालते रहे गुरुजी काल पूछ लीजिए, काल नहीं, आज। आज चलिए, अगली बात दोस्तों, बहुत साफ शब्द। अरे मैं मार्कर कहाँ रख दिया? मेरा मार्कर कौन लेके गया रे? आसपास वालों पे शक है मेरे को। मिल गया। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनो, क्या पता आपके यही क्वेश्चन पूछने में आ जाए। अभिलेखों की भाषा, तो ध्यान से सुने। अशोक के अभिलेखों में भाषा प्राकृत या पाली का प्रयोग ज्यादा किया गया। दूसरी भाषा अरेमाइक, और तीसरी यूनानी। ये भाषा अभी मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले समझ लो। लिखा हुआ याद नहीं होगा, वो लिखा ही जाएगा। मैं, मुझे याद है तो तुम्हें भी याद करा दूंगा। और ये जो मुझे जिस उम्र में याद हुए हैं वो उम्र तुम्हारी थी। मैं कोई अब थोड़ी ना पढ़ता हूं, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन वो तुम्हारी उम्र में याद हो गए थे। इसलिए तब से अब तक बार बार पढ़ाने से वो बने हुए हैं। लेकिन अब कुछ नई चीज जुड़ नहीं रही है, बल्कि पुराना बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, उसमें से मैं सोच सोच के काट काट के पढ़ाता हूं तुम्हें, कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये पढ़ा दो, वो महत्वपूर्ण है, वो छोड़ दो। जैसे मुझे मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की बात करनी थी, मैंने नहीं की, क्योंकि आप लोगों की इतना डेप्थ में नहीं आता, आईएएस में पूछते हैं बाकी। तो मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, वो पुराना पढ़ा हुआ याद भी है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। इसी उम्र में मैं नहीं पढ़ा था। ये 20 21 22 22 साल तक जो नहीं पढ़ पाता, बाद में याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि है ना, उसके जंग लगना शुरू हो जाता है। हाँ, तो पढ़ने की उम्र तो यही है, याद करने की भी यही है,
और खराब होने की भी यही है, सारी उम्र यही है। इसलिए ध्यान रखो, ये मैंने क्या लिखी है, भाषा। और जब आपसे पूछ लें लिपि, तो प्राकृत भाषा। अच्छा, भाषा और लिपि में फर्क है क्या? है क्या? ध्यान दें, मैं ये जो शब्द लिख रहा हूं, क्या ये हिंदी लिपि है? नहीं, ये हिंदी भाषा है और ये लिपि है देवनागरी। इसलिए लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। लेकिन दुनिया में एक तो यूनानी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा, उनकी लिपियां भी अंग्रेजी हैं, यूनानी है। ठीक है, तो प्राकृत लिपि को लिखा गया दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अरेमाई को लिखा गया खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। टी है, ठीक कर दिया मैंने, गलत कर दिया, खरोष्टी। और यूनानी भाषा जो है वो यूनानी लिपि में ही लिखी गई। तो 3 भाषा और 3 लिपियां अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए। कौन कौन से अभिलेख कौन कौन सी भाषा में है? तो बहुत आसान है याद करने के लिए। मैं बता रहा हूं कि आज का जो भारत है, आज का वर्तमान भारत, पाकिस्तान वाला नहीं, वर्तमान भारत में जितने भी अशोक अभिलेख मिले हैं, वे सारे के सारे अभिलेख 1 नंबर से मिले हैं। बोले तो प्राकृत भाषा, इनकी सबकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ये लो, कितना आसान है मैप वाइज याद करना। पता नहीं क्यों अशोक को पता था इस बात का कि 2300 साल बाद ये टुकड़े अलग हो जाएंगे, इसलिए उसने इस टुकड़े में, इस भारत के इस मैप में जितने भी अपने अभिलेख, चाहे वो शिलालेख हैं, चाहे वो लघु शिलालेख हैं, चाहे वो स्तंभ लेख हैं, चाहे वो लघु स्तंभ लेख हैं, चाहे वो गुफा लेख है, आज वर्तमान भारत की सीमाओं में अशोक के सारे अभिलेख जो हैं वो इसमें मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? इसमें मिलते हैं। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान में, यहां प्राकृत भाषा और अरेमाइक भाषा, भाषा कितनी होगी? 2। लेकिन लिपि जो है वो खरोष्टी है। लिपि कौन सी है? और अफगानिस्तान का जो इलाका है, वहां जितनी भी मिले वो 2 और 3 में अरेमाइक एवं यूनानी। तो लिपियां कितनी हो जाएंगी? 2। लिपियां कितनी हो जाएंगी? 2। एक कौन सी? खरोष्टी, दूसरी यूनानी। ये हो गया क्लियर? दोबारा सुने, यूनानी भाषा एवं लिपि में तो एक ही लेख मिला है, एक ही अभिलेख मिला है। यूनान वालों की भाषा में एक ही अभिलेख मिला है और उसका नाम है शेरकुना, और वो मिला है कंधार के पास, कंधार अफगानिस्तान। बस ये एक ही है। तो शेरकुना अभिलेख यूनानी भाषा और यूनानी लिपि में मिला है, बस एक ही है ये। और ये अफगानिस्तान से, तो यूनानी का चक्कर तो पूरा ही खत्म हो गया। अरे बताओ, बचा क्या चक्कर है? नहीं है। तो यूनानी भाषा और यूनानी लिपि में तो सिर्फ एक ही लेख लिखवाया अशोक ने, और वो शेरकुना कंधार अफगानिस्तान से मिला।
एक दिन आपकी तरफ से कोई किसी भाई ने, भाई होगा शायद, बहन तो नहीं होगी, किसी भाई ने मुझे चिट्ठी दी थी और उसमें उसने पूछा था कि सर यूनानी भाषा का अशोक का लेख कौन सा है। किसने पूछा था? हाथ खड़ा करो रहा। शाबाश, ये आगे आगे बैठा है तो हाथ ढंग से खड़ा नहीं कर सकता क्या? हाथ खड़ा कर। ये रहा, चल खड़ा हो, एक बार खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये तो इसका मतलब कुछ ऐसे नमूने भी हैं अपनी क्लास में जो पढ़ते हैं, घर जाकर के क्वेश्चन निकालते हैं। और जब मैंने अभिलेख पूरे करा दिए थे तब इसको चिंता हुई, और जो बात मैंने नहीं पढ़ाई थी वो बात इसने पूछी। शाबाश, थैंक यू, बैठ जा। तो कुछ लोग हैं पढ़ने वाले भी हैं। अच्छा लगा था मुझे, और मैंने इसको यही कहा था कि वक्त आने दे, सब चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूं, लेकिन एक साथ खिचड़ी नहीं पकाता। वक्त आने पर जब भाषा की बात आएगी तो दूर तक जाएगी, और पूरे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबकी भाषा पढ़ेंगे हम। और मैंने बहुत ही सदैवे तरीके से सटीक अंदाज में, आप गाइडों में, किताबों में पढ़ोगे तो 3 पेज भरे मिलेंगे भाषा पर। लेकिन मेरे को लगा यार ऐसे तो हम रट्टे मार मार के कितने पढ़ेंगे। फिर मैंने मैप वाइज उनको सेट किया और 2 मिनट में क्लियर हो गया कि ये लो खत्म। तो यूनानी भाषा का तो मैट्री खत्म हो गया। एक ही लेख है, एक ही अभिलेख है, वो भी है शेरकुना का। और शेरकुना में कौन सा अभिलेख मिला? लघु शिलालेख है अशोक का। शेरकुना में अशोक ने लघु शिलालेख लिखवाया है, और वो सिर्फ यूनानी भाषा में। ठीक है, तो ये तो खेल ही खत्म हो गया। और ये भी खेल खत्म हो गया कि भारत में जितनी भी मिले हैं, चाहे वो कालसी हो, चाहे वो गिरनार हो, चाहे वो सोपारा हो, चाहे वो येरागुड्डी हो, चाहे वो धोली हो, जोगढ़ हो, चाहे वो सांची का, सारनाथ का, रोमनदेही का, निगलवा सागर, चाहे वो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरा, चाहे वो प्रयाग कौशाम्बी, चाहे वो लोरिया नंदनगढ़, लोरिया राज, सारे जितने भी है। तो मामला 3 का बचा। मतलब अफगानिस्तान में तो ये एक ही है, मिल गया। अब पाकिस्तान की बात करो तो तुम लोग कहोगे गुरुजी पाकिस्तान वाले भी क्लियर कर दो ना। तो पाकिस्तान में 3 ही मिले, 2 तो वृहत स्तंभ लेख और 1 लघु शिलालेख। सॉरी, 2 तो वृहत शिलालेख और 1 लघु शिलालेख। तो पाकिस्तान से 3 शिलालेख मिले, 2 तो आपने याद कर रखे। कौन कौन से? शाहबाज गड्डी और मानसेरा, बस। तो 2 तो आपने याद कर रखे वृहत। एक तो कौन सा है? शाहबाज गड्डी, और दूसरा मानसेरा। ये तो वृहत है ना। तो इन दोनों की भाषा बच्चों, इनकी भाषा अरेमाइक और लिपि खरोष्टी। यानी पाकिस्तान वाले भी अपने सिस्टम में इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो तीसरा बच गया, तीसरा, वो तक्षशिला वाला लघु शिलालेख। तक्षशिला का लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, इसकी बच्चों भाषा तो अरेमाइक है, सॉरी, भाषा तो प्राकृत है, भाषा तो प्राकृत है, लेकिन लिपि खरोष्टी है। ये लो, इसलिए पाकिस्तान में प्राकृत की तो 2 हो गए, शाहबाज गड्डी और मानसेरा। और लिपि एक की अरेमाइक है, इसकी अरेमाइक है, इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा प्राकृत और अरेमाइक, लेकिन लिपि कौन सी है? खरोष्टी। जैसे शाहबाज गड्डी वाले की अरेमाइक और लिपि खरोष्टी, इसकी भी लिपि खरोष्टी। तो दोनों की लिपियां, तीनों की लिपियां तो कौन सी होगी? खरोष्टी। तो लिपि में टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने लिपि एक लिखी है, खरोष्टी। लेकिन भाषा 2 है, प्राकृत और अरेमाइक। इसकी तक्षशिला वाले की भाषा प्राकृत है और इन दोनों की भाषा अरेमाइक। ये भी क्लियर।
इसका मतलब अफगानिस्तान के लोग बड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग थे जी, वो यूनानी बोला करते थे। और ये सत्य है। अब मैं आपको बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं। अफगानिस्तान कभी आर्यों की नस्ल का केंद्र था, आर्य रहा करते थे, और ये भारत का एक बहुत बड़ा एक इलाका था। असल में असली इंडिया जो है वो सिंधु नदी और अफगानिस्तान में रहता था। हिंदुस्तान जिसे हमने कहा वो सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में होता था, वही हिंदुस्तान था। आज के भारत में तो आज की जो जनजाति है भारत की, भील और ग्रासिया और सहरिया, ये रहा करते थे। द्रविड़ प्रजाति के लोग रहते थे। असली जो आर्यन लोग हैं, हम जो बैठे हैं, हम मूलतः अफगानिस्तान और पाकिस्तान इलाके के रहने वाले हैं, यह मूल क्षेत्र है। लेकिन समस्या क्या है? सबसे ज्यादा अटैक जो धरती पर हुए हैं वो अफगानिस्तान होते हुए भारत पर हुए हैं। जैसे सबसे पहले यूनानी आए, तो यूनानियों ने सिकंदर के नेतृत्व में बहुत मारा, अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, तो यहां के लोगों को मारा। यहां की लड़कियों से चाहे अनचाहे ब्याह कर ली, उनके संतानें हुई, क्योंकि विजेता है। संतानें हुई तो मिश्रित संतानें जिनमें यूनानी अंश था। बाद में यहां पर फिर से अटैक यूनानियों का सेल्यूकस निकेटर का हो गया, वही कहानी फिर से रिपीट, तो फिर से संतान संकर। तो ज्यादा अंश यूनानियों का है आज अफगानिस्तान में। फिर दोस्तों भारत पर अटैक करने के लिए कुषाण आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए, हूण आ गए। तो इस प्रकार ये जो भी आया, इन्होंने अपने लोगों को यहां पर बसाया, अपने लोगों को बनाया। लड़ाकू किस्म के लोग ही रह गए। इसलिए अफगानिस्तान में आज भी लड़ाकू ही बचे हुए, जिनमें दुनिया का सारा खून मिश्रित है। बाद में तो यहां पर अफगानिस्तान में आक्रमण करते हुए जो मंगोल भी आ गए, चंगेज खां, या तुर्क भी आए, या मुगल भी आए, सबने मारा इनको। तो इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जातीय संक्रमण मिलता है। और वहां मूल जो भारतीय जो डीएनए था वो तो खत्म हो गया, और विदेशी जो आक्रमणकारियों का डीएनए बचा हुआ है वहां पर सारा ही। इसलिए अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं रहती। रहती है क्या? नहीं। अमेरिका ने 20 साल तक उस पर नियंत्रण करके देख लिया, नहीं रख पाया नियंत्रण, चला गया चुपचाप। नहीं गया क्या? अमेरिका से लड़ लिया, अंग्रेजों से लड़ लिया, दुनिया सबसे लड़ लिया, अफगानिस्तान को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की जनजातियां हैं। या तो कोई दूसरा दुश्मन मिल जाए तो सब मिलकर के उससे लड़ती हैं, और कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं मिले तो आपस में लड़ लेते हैं। लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है, डीएनए में है। उनका डीएनए ही आक्रमणकारियों को बचा है। तो पहले के समय चूंकि यहाँ यूनानी रहा करते थे, यूनानी मूल के लोग रहते थे, इसलिए यहाँ की भाषा कौन कौन सी है? मैंने बताया, एक तो शिलालेख कौन सा है? शेरकुना वाला किस भाषा और लिपि का? यूनानी भाषा और लिपि का। खत्म। तो ये तो खेल खत्म हो गया। तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये कहा भारत, ये कहा पाकिस्तान और ये कहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यूनानी है, यूनानी लिपि, यूनानी भाषा। पाकिस्तान में अरेमाइक ज्यादा है। जैसे दो अरेमाइक में शाहबाज गढ़ी मानसेरा, दोनों अरेमाइक में। एक प्राकृत का है, कौन सा? तक्षशिला वाला। इसलिए भाषा दो, प्राकृत और अरेमाइक। जबकि लिपि एक ही है, कौन सी? और आज के भारत में सिर्फ एक भाषा, कौन सी? और एक लिपि, कौन सी? अब बताओ कोई समस्या? कई दिन हो गए, कई बच्चों कहते हैं सर वो ना अभी लिखो की भाषा तो बताओ। मैंने कहा रुको, आने दो, वक्त आने दो। अब भाषा क्लियर है। अब जितने भी याद आ जाए भारत के मानचित्र में उसको देखो। मैंने तुम्हें मानचित्र में बनवाया था उस दिन भी, तो मानचित्र में आप लोगों ने यदि बनाए हैं और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, सबके आगे मैंने जिला भी लिखा है, प्राप्ति का स्थान भी लिखा है, ठीक है? तो इसको यूं ही उतारो, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है।
टेस्ट कब दोगे रैब? सोमवार को? या कल दे दोगे? चलो ठीक है। मैंने जितना पढ़ा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, महाजनपद काल, मगध का उत्थान, मौर्य काल, ये टेस्ट के लायक मैटर है। तो कल ले लूं? अरे वाह, वेरी गुड। कुछ तो हिम्मत वाले हैं, अच्छा लगता है। चलो कल ही देखता हूं मैं। बिल्कुल। अब चूंकि मेरी पढ़ाने की बारी गई, पूछने की बारी आ गई। अब 5 मिनट दे दिए मैंने आपको। आपको अब की बार का जो फीडबैक का मिलेगा ना कागज, नहीं वो तो कल मिला था ना, अगली बार और मिलेगा तो उसमें लिखना कि विजेंद्र सर जो है ना बहुत डांट डांट के पढ़ाते हैं, लिखना ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखो ना। अरे मेरा क्या बिगड़ेगा इससे, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, याद तो कराऊंगा मैं। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं। क्या? तुम क्या फीडबैक दोगे किसी टीचर का? तुम बालक हो, बालकों को क्या पता पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ जाना है। वो तो दे दिया कोचिंग ने तुम्हें खुश करने के लिए। ये वाली लाइट तो बुझाई दो यार, बढ़िया रहेगा। नहीं हो रही मेरी? लाइट बुझा देते हैं। रिकॉर्ड नहीं हो रही मेरी क्लास? मेरी होती है? मेरे हिसाब से नहीं हो रही, जब इनको सीख करके दे रहे हैं क्लास से। तो दिख रहा है ना, बहुत गड़ा बहुत है। जब वो कहेंगे वहां से तो कर देंगे अपन। आप तो एक ही बात बोल देना कि सर ने मन बंद कर दी, बात खत्म ना, तुम्हारा थोड़ी हेडेक है। कोई टेंशन नहीं। दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा तो ये लो। बहुत बढ़िया। वो क्या पुराना पड़ा हुआ दे देते हैं कई बार, पुराना पड़ा हुआ दे देते हैं ना, लेकिन अब आपने बनवाया ना तो सही है। तो मेरे हिसाब से ये तो लिख दिया आपने, लिख दिया। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पुराना रिवाइज कर लूं, मैं सबके पास आकर के खड़े करके पूछूंगा। आज मैं भगवान कसम छोड़ूंगा नहीं, बेइज्जती करूंगा। पूरा मूड है आज ही।
5 मिनट दे रहा हूं, कल वाला देख लो, पूरा मौर्य काल पूरा। और मैंने पूछा है आपसे, आपने बताया भी है, वही पूछूंगा जो आपसे पूछा है। मौर्य काल ही पूछूंगा मैं आज, तो मौर्य काल ही याद कर लो। क्या? क्यों? मैं तो मेरी बात को ना टाइप में हिंदी भाषा को अंग्रेजी लिपि में लिखता हूँ। जैसे आप ए पी पी, आप क्या कर रहे हो, के वाई ए, कर के ए आर, रही है, क्या कर रही है। मैं हिंदी भाषा को जब इंग्लिश लिपि में लिख सकता हूँ, तो उनके ऊपर कोई रोक थी क्या? हुँ? हाँ, प्राकृत और ख्रोष्टी, मतलब अरेमाइक और ख्रोष्टी, अरेमाइक ख्रोष्टी उन दोनों की है, शाहबाज गढ़ीमान शेरा के। मतलब नियमानुसार तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन जब तू इंग्लिश में मैसेज टाइप करती है ना हिंदी में, वो भाषा संकर भाषा है, वहां पर भी ये। हाँ। हम्म, 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 वही तो बताया मैंने। क्या क्या बताया, तू बता। जो भी बता दिया। एक बात बता, हिंदी भाषा है ना, उसकी लिपि देवनागरी है कि नहीं है, लेकिन तू जब मैसेज टाइप करती है किसी को अंग्रेजी में, तो उसमें तू तेरी हिंदी के शब्दों को वो बात वो नहीं, तू अंग्रेजी लिपि में हिंदी भाषा को अंग्रेजी लिपि में नहीं लिखती क्या? जैसे मैं लिखता हूँ तेरे को कि के वाई ए, क्या कर रही है, क्या, तो ये लिपि कौन सी हुई? अंग्रेजी। भाषा कौन सी है? हिंदी। जब हिंदी भाषा को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो इन पर रोक है क्या कि ये प्राकृत भाषा को खरोष्टी में लिख दें? ये एक अपवाद है। तक्षशिला वाला। हाँ। हम्म। प्राकृत भाषा है, इसकी लिपि होनी चाहिए ब्राह्मी, लेकिन इन्होंने खरोष्टी में लिख दिया। जैसे तू अंग्रेजी मैसेज टाइप करती है यार। हाँ, इन्होंने लिख दिया, इनकी जच गई। अब जैसे तेरे जच जाती है। हाँ। हाँ। तो एक बात बता, तू तेरे व्हाट्सएप पर है ना, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखती है, क्या कर रही है, क्यों लिखती है? हिंदी अच्छी लगती नहीं है, इसलिए उनको भी नहीं लगी। हाँ। क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
तो दोस्तों मेरा दिया गया टाइम अब समाप्त होता है और अब मैं अपना पूछने का काम शुरू करता हूं। अगले 10 मिनट धड़ाधड़ पूछूंगा। आज आप लोगों का यदि डर है बेइज्जती का तो मैं सामूहिक पूछ लेता हूं आज, क्योंकि मैंने इन चेहरों के ऊपर जो दयनीयता देखी है, जो हताशा देखी है, विशेषकर इन मैडमों का क्या करें, ऐसी बेचारगी, दया आ गई। चलो फटाफट बताओ ना, बताओ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में जानकारी दी है, सही और गलत बताना। ऑप्शन बोल रहा हूं मैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में जानकारी दी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से लड़ाई की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद से लड़ाई की थी। यही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया, वृषल या निम्न कुल का बताया। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब पढ़े हुए तो हो। मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया, सेंड्रोकोटस कहा गया। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र को पटना कहा गया, पोलीब्रोथा कहा गया। ओके, आगे बात करें कि विष्णु पुराण में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया, उन्हें शूद्र बताया गया। विष्णु पुराण के टीकाकार थे श्रीधर। अरे वाह, वेरी गुड, कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया नॉलेज। ओके, अशोक से पहले मौर्य साम्राज्य में 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक का नाम है चंद्रगिरी अभिलेख और दूसरे का नाम है महास्थान अभिलेख। कौन सा सही है? कौन सा? महास्थान। और चंद्रगिरी की जगह क्या है? सहोगरा। कहां है? गोरखपुर यूपी। महास्थान कहां है? बोगरा। बोगरा बंग। मैंने आपको याद कराया थे, एक सोगरा और दूसरा बोगरा। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 ही हैं, सोगरा एंड बोगरा। याद कराया था। ओके, इन सोगरा और बोगरा में से एक ताम्रलेख है। कौन सा? सोगरा वाला ताम्रलेख है, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा है? लघु स्तंभलेख। बहुत बढ़िया। अकाल पड़ने की जानकारी कौन से मिलती है? बोगरा, वेरी गुड। महास्थान वाले में, शाबाश। मौर्यकालीन मुद्रा काकनी का उल्लेख किस में मिलता है? महास्थान वाले में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कोई युद्ध सिकंदर से हुआ था? नहीं। सिकंदर के जाने के बाद उसने भारत पर नियंत्रण करके एक नंद शासक को हराया जिसका नाम था गणानंद। को तो हरा दिया, लेकिन उसका एक मंत्री था राक्षस को उन्होंने किसकी सहायता से? ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सल्यूकस के साथ युद्ध कब किया? 300। और उसे 4 प्रांत प्राप्त किए, नाम बताओ। एरात, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार। वेरी गुड। आपको यही याद करने, इसके अलावा मैंने जो जेड्रोसिया, राकोसिया और एरिया जो बताया वो याद नहीं करना। आपको नहीं पूछेंगे, वो आईएएस टाइप में पूछते हैं। आप बस इतना याद कर लो, बहुत है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत रहा जिसका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब का लेखन किया था। तो बताओ, फर्स्ट इंडिका किसकी? मेगास्थनीज की। सेकंड इंडिका डॉक्टर स्वानबेक। तीसरी इंडिका बोलो रे, मैक्रिंडल। सच बता रहा हूं, तुम्हारी हालत खराब है इधर वालों की। ये वाले लोग जो हैं, हालत खराब है। कब सुधरोगे?
मैक क्रिंडल ने दूसरी इंडिका लिखी, तीसरी बेटा तीसरी लिखी थी। तीसरी क्यों लिखी थी उसने? उसके पेट में मरोड़े कौन से उठ रहे थे? मैं आना नहीं चाह रहा था आज व्यक्तिगत, लेकिन ये जिस प्रकार से चुप्पी साधे हुए थे ना इधर वाले, ये वाले, तो मुझे आना पड़ा। क्यों लिखी उसने? तीसरी क्यों कहते हैं? चल ठीक, तू बता इंग्लिश में। बहुत बढ़िया, बता डॉक्टर स्वान बेक ने क्या किया था? ये नीचे देख के बताएगा। स्वान बेक ने कुछ किया ही नहीं था, बाकी किसी को पता ही नहीं, तू कहां से ढूंढेगा? इसमें कुछ नहीं किया उसने। वाह रे वाह, इसलिए मुझे पता लग गया था कि हाल खराब है। आज ईमानदारी से तेरे पापा को फोन कर देना कि पापा मैं सच में पढ़ नहीं रहा हूं, गुस्ताखी माफ करना, लेकिन नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियां बताई जो कि झूठ है। 7 जातियां उसने जो बताई, उनमें से एक का नाम दार्शनिक है क्या? दूसरे का नाम क्षत्रिय है क्या? है क्या? नहीं। तो उसने क्या बताया? पार्षद, निरीक्षक और योद्धा। तीसरा उसने पशुपालक बताया क्या? पशुपालक बताया क्या? बताए। और उसने शिल्पकार बताया क्या? उसने कृषक बताया क्या? तो ये तो 7 हो गए पूरे। वेरी गुड, शाबाश। क्या मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? अरे कहा क्या? नहीं कहा, क्योंकि उसने भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। उसने लिखा कि भारत में दास प्रथा, उसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, जबकि भारत में अकाल। और उसने कहा कि भारत में चींटियां सोना निकालती हैं, तो ये उसके कह सकते हैं। चलो, उसने पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा, जिसमें प्रत्येक में कितने सदस्य? उसने सेना का प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा, प्रत्येक में कितने सदस्य? ओके, बहुत बढ़िया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। हर जगह प्राकृत थोड़ी चलेगी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भाषा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चैप्टर 15 और प्रकरण 180। किस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मूलतः ग्रंथ किस पे लिखा गया? राजनीति या अर्थशास्त्र? राजनीति के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र क्यों? क्योंकि अच्छी राजनीति की स्थायित्व के लिए अर्थव्यवस्था पर बल दिया। वेरी गुड। कुछ बच्चों को ही पता है, बाकी सब के हवा घूम रही है चारों ओर, और चक्रवात आ रहा है यूं करके। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? बिंदुसार ने क्या कोई युद्ध जीता? बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? थोड़े दिन चाणक्य बाद में उसके 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी क्या? और उसका अध्यक्ष कौन था? खलाटक। अरे वाह। बिंदुसार की उपलब्धि ये थी कि उसने मिस्र के टोलमी के साथ संबंध बनाए, और उनका राजदूत रहा कौन? डायनोसियस। कौन रहा था? और उसके सीरिया का राजा एंटियोकस का राजदूत कौन था? डाइमेकस से उसने 3 चीजें मंगवाई, कौन कौन सी? शराब, अंजीर और, ये तो सबको पता, आपको भी पता। वाह। अच्छा, कौन सी 2 चीज भेज दी, कौन सी नहीं भेजी? ये तो भेज दी। और दार्शनिक नहीं भेजे। वाह, ये बात तो याद है यार, कुछ चीजें याद रहती हैं। चलो, अच्छी बात है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहां का शासक था? अवंती या उज्जैन ने, वहां का वो गवर्नर था, जबकि सुसीम दक्षिण। तो अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 200।
अशोक ने अपने अभिलेखों में किस वर्ष का अंकन करवाया? 269, यानी राज्याभिषेक का अंकन करवाया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटते हैं? 2, 4, 3, 2, 3, 3। एक शिलालेख, स्तंभलेख। मौर्य काल के अभिलेखों को, अच्छा आप बाकी मत बताओ, मुझे मौर्य काल के अभिलेखों के नाम बताओ बेटा। स्तंभलेख, गुहालेख, 4। पढ़ाई कर ले, फेंक दूंगा नीचे, उठा रहे। तू बता, हंस ले पहले तो, दिखा हंस के दिखा, कितना अच्छा हंसती है। नाम बता 4 के। कब करेगी पढ़ाई? अब की बार नहीं बताया ना तो तुम्हारे घर तुम्हारी मां को फोन करूंगा मैं कि छोरी पढ़ती नहीं है तेरी। ये सब एक ही जैसे हो क्या? वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही हंसी। वाह। खैर, हवा ही नहीं लग रही कि हवा कौन सी चल रही, बंगाल की खाड़ी की है, अरब सागर की, पता ही नहीं है। कुछ बच्चों की तो वास्तव में दशा खराब है। मैं सच में छोड़ूंगा तो नहीं, या तो मैं क्लास छोड़ दूंगा भाई, ज्यादा और तो क्या होगा, क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि 2 बैच वेटिंग में है मेरे, 2nd ग्रेड के और एक 1st ग्रेड का। उनमें समय नहीं दे पा रहा, तो वो बार बार मुझे कह रहे हैं सर ये क्लास छोड़ो। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि यार या तो पढ़ो, वरना पढ़ाने में मजा नहीं आता। मैंने मेरी जिंदगी में कभी इस माहौल में ना तो रहा, ना मुझे पसंद है। अच्छे तरह से पढ़ाना, बारीकी और सूत्रों के माध्यम से याद कराना मैं कर रहा हूं। इसके बाद नहीं पढ़ोगे तो फिर क्लास से मन उब जाएगा कि ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को रोजगार चलाना है तुमसे, जो तुम कुछ भी हो मैं तो सहन कर जाऊंगा। क्यों करूं मैं सहन? मैं टाल कर दूंगा पढ़ाने की। हाँ, यहाँ मास्टर 4-5 हिस्ट्री पढ़ाने वाले और आ जाएंगे और मेरे से बढ़िया पढ़ाएंगे, तय बात है। तो आप, लेकिन वो आपको पूछेंगे नहीं कि आप जबरदस्ती पढ़ाओ, वो बताओ और बताओ, क्योंकि मैं इतनी देर में तो मेरा मौर्य उत्तरकाल आधा करा देता, ठीक है ना। इसलिए पढ़ कर क्या हो, मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैटर को। कल मैं मौर्य काल को फिर पूछूंगा, ठीक है। और पढ़ के आना, सच में कल बेइज्जती करूंगा मैं। आज तो मेरे अंदर आ तो रहा है भाव, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, मौर्य उत्तरकाल की हेडिंग डाल देते हैं अपन और आज इसको पढ़ लेते हैं। मौर्योत्तर काल, ये बात मौर्य काल के समाप्ति से लेकर गुप्त काल के प्रारंभ होने तक का, बोले तो 185 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 300 ईस्वी तक, अर्थात हम करीब 500 साल का इतिहास इसमें पढ़ेंगे। 500 वर्ष, छोटा टॉपिक है, जल्दी पूरा हो जाएगा। इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस राजाओं पर नहीं आते, कला पर आते हैं। गांधार कला, मथुरा कला और व्यापार वाणिज्य पर, बस। तो जहां से क्वेश्चंस निकल रहे हैं मैं वहीं से आपको मैं बताऊंगा। ज्यादा ज्ञानी बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चंस बाहर से नहीं है, बस इतना उद्देश्य है। और पुराने सालों के पेपर्स का जब अपन अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता लग जाता है कि कौन से सेक्टर को एग्जामिनर प्राथमिकता पे रख रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। ये जानना जरूरी है, माना कि परीक्षा में क्या आएगा, उससे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि परीक्षा में क्या नहीं आ रहा, ये भी जरूरी है। जो नहीं आ रहा उसको जान लो और उसको छोड़ दो, ठीक है।
तो आप लोगों से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, तुम चिंता मत करो कि भैया लोग गुरुजी नाराज होगा, मैं नाराज थोड़ी हूं, लेकिन आदत सुधारो प्लीज बच्चों। नहीं सुधारोगे तो मैं सुधार दूंगा, अरे टेंशन वाली बात नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं करनी मुझे, मुझे करके दिखाना है। चलिए, इसमें दोस्तों कई वंश आयर गए। जैसे भारत है तो भारत के छोटे छोटे कोने में छोटे छोटे वंशों का जन्म हुआ। एक बार मैं समझा रहा हूं, आप मैप वगैरह कुछ भी बनाने की कोशिश मत करना। तुम ये सोचो कि गुरुजी बता क्या रहे हैं, वो किस तरह से बता रहे हैं, इनको कैसे याद है, आप वैसे याद कर लो। क्योंकि मैं भी बेसिकली साइंस का बंदा हूं, बी फार्मेसी की थी। ये आर्ट्स वार्ट्स जो है ना, मेरी भी बहुत देर से पल्ले पड़ी थी। तो फिर भी जब पल्ले पड़ी तो इतनी पड़ी कि आर्ट्स वाले जिनकी जिंदगी भर हिस्ट्री रहे थे, वो साफ हो गया मामला उनका। क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से पढ़ो। जैसे अपन कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका में मैप बनाते हैं पहले, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेलुलोज, सारे के सारे रिक्तिकाएं, नहीं पादप कोशिका में, खैर। तो उसके बाद नाम लिख लिख के याद करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस समय भारत में आक्रमण हुए, ये जो दौर है वो दो तरह से जाना जाता है। मगध में मौर्यों को हटाया, मारा उन्हें, और मौर्यों को मारकर सुंग आ गए, सुंग शासक। फिर सुंगों को हटाकर कण्व आ गए। ये तो इधर की कहानी है, लेकिन ये कहानी चली नहीं, ये कहानी तो पिट गई। कहानी तो इधर चली, इधर दक्षिण भारत में सातवाहन वंश आया। सातवाहन वंश भारत पर आक्रमण हुए। सबसे पहले यूनानियों के हुए, लेकिन उस जमाने में कोई द्रुत गति से चलने का साधन नहीं होता था। जो यूनानी आ गए वो अफगानिस्तान के मध्य एशिया के क्षेत्र में बस गए, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए तो यहाँ की लड़कियों के साथ ब्याह कर लिया, मतलब संतान उत्पन्न होगी, ब्याह तो क्या कर लिया, उनकी संतानें थी। तो वो संतानें क्या होंगी, यूनानी होंगी या फिर भारतीय होंगी? दोनों होंगी, मिक्स होंगे। इसलिए उनको हम नाम देंगे हिंद यूनानी। सही है क्या? इनका आपके किताबों में नाम मिलता है इंडो ग्रीक। सही है क्या? ओके। इसलिए इस समय भारत पर पहला आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीक का। इंडो ग्रीक्स ने मथुरा तक अपना नियंत्रण कर लिया था, लेकिन ज्यादा इनका नियंत्रण शालकोट में हुआ। शालकोट पुराने लाहौर के पास है, यानी लाहौर के पास में। इन इंडो ग्रीक्स ने, क्योंकि आधी इनकी माताएं सबकी भारतीय थी, पिताओं का इनको खुद को पता नहीं था, क्योंकि यूनानी आक्रमणकारी थे। आए, हार करके चले गए, लेकिन संतान पीछे छोड़ गए। तो इन्होंने अटैक किया था, और इन्होंने धर्म जो है वो भारतीय अपना लिए। भारतीय धर्मों को इन्होंने अपनाया और इनका विकास भी किया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है? इंडो ग्रीक, नोट यूनानी। ये यूनानी नहीं है, आधे यूनानी आधे भारतीय हैं। तुम्हें समझा तो दिया मैंने। हाँ, कॉकटेल बहुत याद है तेरे को, कॉकटेल। तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर यूनानी लेख लिखवाए। यूनानी लेख, पहली बार लेख वाले सिक्के किसने चलाए भारत में? अब चूंकि ये यूनान से कनेक्टेड थे, और यूनान में इस समय वहां के देवता अपोलो, वहां देवी एंथेना, ध्यान दें,
ये बात उस समय की जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए। यूरोप के लोग ईसाई नहीं है ना, यूरोप के लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। स्वाहा समर्पयामि। यूरोप के लोग मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों में वो मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भारतीयों ने मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना इन्हीं से सीखा। पहली बार भारत में मूर्ति इसी गांधार क्षेत्र में बनी, गांधार शैली की मूर्तियां। हिंदू धर्म मूलतः मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन इन यूरोपियन ने भारतीयों को तो मूर्ति पूजना सिखा दिया, मंदिर बनाना सिखा दिया और खुद छोड़ दिया। और भारतीय आज तक उस बात को सीख लेते हैं, भारतीय तो छोड़ते नहीं है। जैसे भारत में तंबाकू नहीं थी, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में तंबाकू लेकर के आए, भारतीयों को ला करके सिखा दिया, भारतीय ने छोड़ ही नहीं रहे। तो भारतीय कोई चीज सीखते हैं तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। मूर्ति पूजा की हाल। इसके बाद में दोस्तों इनके पीछे कुषाण आ गए। कुषाणों ने इनको हराया। सॉरी, इससे पहले शक आए, तो पहले शक आ गए। और जो शक हैं दोस्तों, इन शकों ने आगे बढ़ करके गुजरात और मालवा तक अधिकार कर लिया। शकों के पीछे पीछे कुषाण आ गए। तो इस प्रकार से भारत पर 3 विदेशी जातियों का आक्रमण इस समय होता है। एक इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। अब भारत को 2 भागों में बांट दो, गुजरात तक का, ये नीचे दक्षिण भारत में सातवाहनों का शासन रहेगा, उत्तर भारत में शासन बदलेगा। सबसे पहले किनका आएगा, बाद में किसका आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा, और लास्ट में किसका। इस प्रकार से उत्तरी भारत में 5 वंश चेंज हो गए, सूंग, कण्व, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। कुषाणों को हरा करके गुप्त आ गए, फिर गुप्त राजा, और फिर गुप्त काल शुरू हो गया। वो 300 ईस्वी के बाद की बात है। तो ये 500 जो ईस्वी है, 500 साल तक उसने उसको मारा और उसने उसको मारा और उसने उसको मारा, यही झगड़ा चलता रहा। इसी को मौर्य काल का बाद का मौर्योत्तर काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं लिखा दूं थोड़ा बहुत, आपको बता दूं। नहीं, ये क्या उतारना है मैं बता दूंगा क्या उतारना आपको। मौर्योत्तर काल के हेडिंग डाल दो और ये लिख दो 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। फिर मैं आपको आराम से एकदम समझा समझा करके याद करा करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। बहुत अच्छी बात है कि इस दौर में राजाओं पर एक भी प्रश्न नहीं आया, नहीं आया। तो मैं बता दूं आपको क्या लिखना है। जी, आप मेरे साथ साथ लिख दें, मेरे साथ साथ लिख दे में मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। क्या हुआ रहा है, ये भी बना देना, मैं जो बना रहा हूं फटाफट अंदाज में चलने दो। कोई जरूरी नहीं कि आप सुंदर बना रहे हो कि नहीं, आप उसको इंगित कर पा रहे हो नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह।
यहां लिखोगे पहले इंडो ग्रीक, फिर लिखोगे शक, फिर लिखोगे कुषाण। हाँ, 1 2 और 3। ओके, और यहां आप लिखेंगे सुंग कर्ण में। यहां लिखेंगे सातवाहन। बावले ने लिखा, बावले ने? तेरे को कैसे पता? नहीं, बावली ने लिखा है। बेटा पढ़ लो, वरना अंगूठी का पता ही नहीं रहेगा कहां गई। इसने लिखा है, बाकी बच्चे भी समझ लेंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या मिल गया। इसने लिखा है सर हम भी क्या करें, इतना प्रेशर है जिंदगी में कि परात में अंगूठी ढूंढने के बजाय परीक्षा सेंटर ढूंढने पड़ रहे हैं। तो बात यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें जब बुरा तब लगेगा जब सच में जिंदगी ढूंढनी पड़ेगी भीड़ में से अपनी। लिख दिया दोस्तों? लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? ओके, अब सुन लो। मैं सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, इनके बाद में शक आए इनके पीछे, और सबसे पीछे कौन आए? इधर शुंग पहले शासन में उत्तरी क्षेत्र में थे, नीचे कण्व क्षेत्र जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में थे, जबकि शुंग जो थे वो यहां मगध में थे, ऊपरी क्षेत्र में, नीचे यहां पर सातवाहन। ठीक है बेटा? ओके, अब मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुल शुंग काल में, जो कि राजाओं में कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी शुंग काल में मैं करीब करीब आपको 10 लाइन लिखाऊंगा, कण्व काल में 3 लाइन लिखाऊंगा, तो 10 और 3 13 लाइन में ये पूरे हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आपको संबल दे सके, बात को, क्वेश्चन को समझाने में हेल्प कर सके। राजाओं पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मैं ये 13 लाइन तो आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि जो कला और संस्कृति के प्रश्न आएंगे मौर्योत्तर काल के,
वो तभी समझ में आएंगे जब राजा, किस राजा के समय कौन सा अभिलेख या कौन सी मूर्ति शैली प्रचलित हुई, तो राजा का नाम का ध्यान होना चाहिए। तो मूल मुद्दा तो संस्कृति का है।